बच्चों, आज हम समझते हैं कार्यालयीन पत्र लेखन। ये आपको कुछ अंतर्देशीय पोस्ट कार्ड और पत्र दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में पत्र लेखन जो है वह एक कला है। हमारे हृदय के विभिन्न पटों को खोलने में ये सहायक है। भावनाओं और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने में सहायक होते हैं पत्र। पत्र दो व्यक्तियों के बीच एक संचार सेतु है। वर्तमान की संचार क्रांति, दूरभाष एवं चलित वार्ता की सुविधा हम लोगों को प्राप्त हो गई है, तो भावनाओं का जो आदान प्रदान है, विचारों का जो आदान प्रदान है, वो तो बहुत सरल हो गया है, सहज हो गया है। किंतु पत्र लेखन का जो आत्मिक महत्व है, उस पर कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है। आज भी पत्रों की महत्ता बरकरार है। अब देखें कि जो अच्छे पत्र होते हैं, आदर्श पत्र होते हैं, उनके गुण क्या क्या हैं। सबसे पहली बात तो है, पत्र बातचीत की शैली में होना चाहिए। पहला माने पत्र जो है बातचीत की भाषा हो, बातचीत की शैली हो, उसमें लिखा जाना चाहिए। पत्र निष्कपट भाव से लिखा जाना चाहिए। किसी प्रकार का आडंबर उसमें अच्छा नहीं होता, आडंबर नहीं होना चाहिए। पत्र में शिष्टाचार बहुत आवश्यक है, जैसे बड़ों को प्रणाम और छोटों को प्यार। भाषा स्वाभाविक रूप से शिष्ट और सहज होनी चाहिए। पत्र में अशिष्ट भाषा का प्रयोग वर्जित है। पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बातें जो हैं पत्र के प्रभाव को नष्ट कर देती हैं। अब आप पत्रों में पता, संबोधन, अभिवादन, समापन लिखते हैं तो ये बहुत ही स्पष्ट होना चाहिए, और इसके लिए आवश्यक है कि आपकी लिखावट सुंदर हो और स्पष्ट हो। अब बच्चों, आइए हम देखते हैं कि पत्र होते कितने प्रकार के हैं। वास्तव में पत्र मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। ये अनौपचारिक पत्र क्या है? अनौपचारिक पत्र को पारिवारिक या व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है, जिसमें किसी प्रकार की औपचारिकता नहीं होती। और दूसरा है औपचारिक पत्र। ये जो औपचारिक पत्र है, ये सरकारी या गैर सरकारी संदर्भ में लिखा जाता है। इसमें व्यावसायिक, कार्यालयीन, सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। अब बच्चों, पत्र के अंग कौन कौन से हैं? जैसे एक पत्र का रूप बनता है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए, तब वो पत्र कहलाएगा। सबसे पहले महत्वपूर्ण है पता एवं दिनांक। अनौपचारिक पत्र के बाईं ओर ऊपर कोने में पत्र लेखक का पता एवं उसके नीचे तिथि दी जाती है, तारीख दी जाती है। औपचारिक पत्र के बाईं ओर प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक होता है। यह हुआ अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में मैंने आपको बताया कि बाईं ओर कोने में पत्र लेखक का पता और उसके नीचे तिथि या तारीख दी जाती है। औपचारिक पत्र के बाईं ओर प्रेषक के विभाग का नाम, पता व दिनांक होता है। अब दूसरा अंग है इसका संबोधन एवं अभिवादन। दोनों प्रकार के पत्रों में पत्र प्राप्त करने वाले के लिए, जिसको आप पत्र लिखते हैं, किसी न किसी संबोधन का प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। जैसे पूज्य, पूजनीय, प्रिय, मान्यवर, महोदय, आदरणीय, इस तरह से।
औपचारिक पत्रों में संबोधन से पहले विषय का लिखा जाना आवश्यक है। जो सरकारी पत्र होते हैं उसके पहले विषय लिखा जाता है, किस विषय में पत्र भेजा जा रहा है। अब तीसरा है पत्र की सामग्री यानी कलेवर। जो संबोधन हो गया, ऊपर पता वगैरह हो गया, और इसके बीच में जो है मतलब पत्र की सामग्री या उसको कलेवर कहते हैं। इसमें कैसे लिखना चाहिए? वाक्य छोटे होने चाहिए, छोटे छोटे वाक्य, और पत्र में पुनरावृत्ति न हो, दो दो बार उसी बात को नहीं लिखा जाना चाहिए। और गागर में सागर भरना, आप जानते हैं कि गागर में सागर कैसे भरा जाता है। बहुत सोच समझकर नपे तुले शब्दों में अपनी पूरी बात को कम से कम शब्दों में लिख देना चाहिए। सरकारी पत्र में यदि काट छाट हुआ, कहीं काट कूट हुआ, काट छाट हुआ, तो आप उसमें लिखने वाला जो है उसे हस्ताक्षर करने होते हैं, उसे अपना हस्ताक्षर लघु हस्ताक्षर करना चाहिए, ये आवश्यक है। इसके बाद चौथा है पत्र की समाप्ति। अंत में जब पत्र समाप्त होता है तो जो अनौपचारिक पत्र हैं तो लिखने वाले और पाने वाले की आयु, अवस्था और गरिमा के अनुरूप निर्देश बदल जाता है। जैसे तुम्हारा, आपका, विनीत, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अंत में किया जाता है पत्र की समाप्ति पर। और जो औपचारिक पत्र हैं उनका अंत प्रायः निर्धारित एवं स्वनिर्देश द्वारा होता है, जैसे भवदीय, आपका, शुभेच्छु आदि। परीक्षा में बच्चों प्रेषक के नाम के स्थान पर क ख ग और शहर का नाम अगर लिखना है तो अ ब स लिखना चाहिए। नाम और शहर का नाम परीक्षा के समय उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना चाहिए। अब आइए हम देखते हैं कि ये कार्यालयीन पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, कार्यालयीन पत्र जो हैं, जैसे पहला है सरकारी पत्र, दूसरा है अर्धशासकीय पत्र, तीसरा है परिपत्र, चौथा है स्मरण पत्र, पांचवा है कार्यालयीन आदेश, कार्यालयीन ज्ञापन, टिप्पण और सूचना पत्र आदि। ये विभिन्न प्रकार के कार्यालयीन पत्र होते हैं, जिसमें सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, परिपत्र, स्मरण पत्र, कार्यालयीन आदेश, कार्यालयीन ज्ञापन, टिप्पण, ज्ञापन और सूचना पत्र, ये बहुत आवश्यक होते हैं। तो आइए अब हम अलग अलग देखें कि ये सरकारी पत्र है क्या। एक कार्यालय या विभाग जब दूसरे कार्यालय या विभाग को पत्र लिखते हैं तो वे सरकारी पत्र कहलाते हैं। अपने विभागीय कार्यालयों में भी इस तरह का पत्र लिखा जाता है। इसमें पत्र के ऊपर कार्यालय का नाम तथा पता एवं बाईं तरफ फाइल संख्या लिखी जाती है। इससे पत्र का विषय, विभाग और समय ज्ञात हो जाता है। प्रेषित करने वाले का नाम व पता आदि बाईं ओर लिखा जाता है और विषय में पत्र का प्रयोजन, पत्र का उद्देश्य, हम किस लिए ये पत्र लिख रहे हैं, ये उसमें लिखा रहता है। विषय के बाद बाईं ओर महोदय संबोधन का प्रयोग किया जाता है, मान्यवर महोदय, और पत्र के बाईं ओर प्रेषक का पता व दिनांक लिखते हैं। अंत में भवदीय शब्द का प्रयोग किया जाता है। पत्र सटीक हो इसके लिए आवश्यक है कि पत्र में प्रशासनिक शब्दावली और संक्षिप्तता का गुण होना चाहिए। दूसरा है बच्चों अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र। अर्ध शासकीय पत्र जो है, इस प्रकार के पत्रों में अनौपचारिकता या मैत्री भाव का समावेश होता है। कार्यालय के लेटर हेड पर का प्रयोग किया जाता है और प्रिय श्री जैसे शब्दों का प्रयोग, और भवदीय के स्थान पर नीचे आपका जैसे शब्दों का प्रयोग हो सकता है।
और अंत में संबंधित अधिकारी का नाम, पदनाम व पूर्ण पता लिखा जाना चाहिए। इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग तभी किया जाता है जब व्यक्तिगत परामर्श या खास विषय पर संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित कराना चाहता हो। यह ध्यानाकर्षण के लिए यह मतलब अर्थशास्त्रीय पत्र लिखा जाता है। और तीसरा है परिपत्र। किसी बैठक में कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पर इस प्रकार का पत्र जारी किया जाता है। इन पत्रों की भाषा आडंबरहीन होती है, लाग लपेट नहीं होता। इस प्रकार के पत्र एक साथ अनेक व्यक्तियों विभागों को लिखे जा सकते हैं। और चौथा होता है बच्चों स्मरण पत्र। इन्हें अनुस्मारक पत्र भी कहा जाता है। इनका जो आकार है वह छोटा, प्रारूप सरकारी पत्र की तरह होता है। जब किसी पत्र या ज्ञापन का उत्तर समय पर प्राप्त नहीं होता तो याद दिलाने के लिए इस प्रकार के पत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसमें पूर्व पत्र का हवाला दिया जाता है, जैसे पूर्व पत्र क्रमांक, दिनांक, पृष्ठांकन क्रमांक, दिनांक, इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में होता है। इसमें कर्मचारियों का स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही, कार्य विभाजन आदि की सूचना होती है। इस प्रकार के पत्र में संबोधन आभार नहीं होता। भाषा सरल औपचारिक होती है और पत्र में पत्र संख्या, कार्यालय का नाम, पता, तिथि इत्यादि का पूरा वर्णन इसमें किया जाता है। अंत में प्रेषक अधिकारी के हस्ताक्षर और पद का नाम लिखा जाता है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित व्यक्तियों और जो अनुभाग हैं उनको दी जाती है। और पांचवा है कार्यालयीन आदेश। ये बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी इसका प्रयोग आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में होता है। जो कार्यालयीन आदेश है इसका जो प्रयोग है वो आंतरिक प्रशासन के संदर्भ में होता है। इसमें कर्मचारियों का स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही और कार्य विभाजन की भी इसमें सूचना होती है। और इसमें पत्र संख्या, कार्यालय का नाम, पता, ये सब लिखा रहता है। और इसकी भी प्रतिलिपि जो है संबंधित व्यक्तियों और अनुभागों को दी जाती है। अब एक होता है बच्चों कार्यालयीन ज्ञापन। इस प्रकार के पत्रों में किसी प्रकार का संबोधन नहीं होता और अंत में प्रेषक के हस्ताक्षर व उनका नाम लिखा जाता है। इन पत्रों के द्वारा एक से दूसरे कार्यालय के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इन्हें हम कार्यालयीन ज्ञापन कहते हैं। एक होता है टिप्पण। किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय, मंतव्य अथवा आदेश दिया जाता है वो टिप्पण कहलाता है। इसका उद्देश्य मामले को नियमानुसार निपटाना होता है। इसे लिखने के पूर्व सहायक का संबंधित विषय को समझाना आवश्यक है। तो अधिकारी जो है एक टिप्पण लिख देता है, अन्यथा उस पर उच्च अधिकारी को निर्णय लेने में जिससे परेशानी न हो। ये हमेशा अन्य पुरुष में अथवा पूर्ण व स्पष्ट लिखा जाता है। इसका संक्षिप्त, विषय संगत और क्रमबद्ध होना चाहिए। अब आइए हम कुछ औपचारिक पत्र देख लें जो कार्यालयीन है। तो जैसे मान लो आपके मोहल्ले में सफाई वगैरह नहीं हो पा रही ठीक से, तो हम लोग किसको पत्र लिखेंगे? तो चूँकि नगर निगम के अंतर्गत है, नगर पालिक निगम के अंतर्गत है, तो हम स्वास्थ्य अधिकारी जो नगर निगम का होगा उसको पत्र लिखते हैं। तो कैसे लिखेंगे? मैंने पत्र लिखने की पूरी प्रक्रिया आपको बता दी है कि कैसे लिखा जाना चाहिए। तो आप मोहल्ले की सफाई के लिए नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को जब पत्र लिखेंगे तो वहाँ ऊपर लिख देंगे सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम ... मतलब
रायपुर, बलौदा बाजार, भिलाई, दुर्ग, जिसको लिखना हो। और फिर उसके बाद आएगा विषय। विषय में मोहल्ले की सफाई करवाने के संबंध में। फिर आएगा महोदय। ये सब चीज़ें हम आपको पहले बता चुके हैं। अब जैसे मैं अमुक शंकर नगर रायपुर का निवासी हूँ, आपके ध्यान में अपने मोहल्ले की यहाँ सफाई संबंधी समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। आपका ध्यान मैं मोहल्ले की सफाई के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूँ। हमारे क्षेत्र में नगर निगम का जो सफाई कर्मचारी है वह 7-8 दिन नहीं आता, जिससे चारों तरफ गंदगी का साम्राज्य फैला है। यहाँ आसपास कचरा डालने के लिए कूड़ेदान भी नहीं है। नालियों की गंदगी से चारों तरफ दुर्गंध फैल रही है। मच्छर तथा मक्खियाँ भी पनप रहे हैं। इससे डेंगू और मलेरिया आदि बीमारी होने का खतरा बढ़ गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि शीघ्रतापूर्वक मोहल्ले का निरीक्षण कर नियमित सफाई का प्रबंध करवाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। इसके बाद आप अपना नाम माने विकास त्रिपाठी, आशुतोष, धर्म, जो लिखना हो लिख दीजिए और घर का पता लिख दीजिए। उस वार्ड का नाम आवश्यक है लिखना, और अगर वार्ड संख्या आप जानते हैं उसको लिख दीजिए। और रायपुर छत्तीसगढ़ या जिस नगर निगम का हो, बिलासपुर का हो, रायगढ़ का हो, तो नीचे वो पूरा पता आपको लिखना चाहिए। अब अभी हमने आपको ज्ञापन के बारे में बताया था, तो उसका भी एक प्रारूप मैं आपको समझाता हूँ। अब भारत सरकार के डाक विभाग मुख्यालय की ओर से कर्मचारियों के कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में शामिल होने के लिए ज्ञापन कैसे लिखेंगे? तो पहले तो ऊपर विभाग का नाम आ जाएगा, डाक विभाग मुख्यालय, डाक भवन, रायपुर छत्तीसगढ़, या कोई भी स्थान हो सकता है। फिर दिनांक, और ऊपर जो है रायपुर छत्तीसगढ़ के बाद आप क्रमांक लिख दीजिए, और फिर लिखिए नीचे दिनांक। फिर विषय लिखिए कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के संबंध में। अब पत्र जो लिखा जाएगा, ज्ञापन का जो प्रारूप होगा, अधो हस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत इस विभाग द्वारा दिनांक बिंदी बिंदी माने जो दिनांक हो से कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 15 दिवसीय होगा। प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक जो कर्मचारी हैं, अपना नाम अपने अनुभाग अधिकारी द्वारा अनुशंसित कराकर प्रशिक्षण अनुभाग को दिनांक ... माने बिंदी बिंदी तक एक तिथि निश्चित कर दी जाती है, अवश्य भेजें। फिर वहाँ पर मुख्य सचिव का नाम, डाक विभाग मुख्यालय रायपुर। अब एक सूचना पत्र का भी प्रारूप आप देख लें। सूचना पत्र कैसे लिखा जाएगा? दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, दिनांक, फिर सूचना। दिल्ली विश्वविद्यालय की सन 2021 की एमए उत्तरार्ध की परीक्षाएं दिनांक बिंदी बिंदी माने अमुक से प्रारंभ होंगी तथा बिंदी बिंदी माने इस तारीख तक चलेंगी। परीक्षा संबंधी समस्त विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हस्ताक्षर, अब जो परीक्षा नियंत्रक हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनका हस्ताक्षर होगा। इसी प्रकार अन्य पत्र लिखने का अभ्यास आप कर सकते हैं। बहुत ही संतुलित और संक्षिप्त और मर्यादित भाषा का प्रयोग आवश्यक है। भाषा की शुद्धता परमावश्यक है। ये अपने दिमाग में आप इस बात को रखेंगे। अब मान लीजिए एक पत्र का प्रारूप और आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपकी चेकबुक गुम गई है, कहीं खो गई है, तब आप कैसे लिखेंगे पत्र? तब आप लिखेंगे सेवा में प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर छत्तीसगढ़। ऊपर लिखेंगे आप सेवा में, फिर प्रबंधक, फिर उसके नीचे बैंक ऑफ बड़ौदा रायपुर छत्तीसगढ़। विषय चेकबुक मंगाने हेतु पत्र।
मेरे स्वयं के खाता संख्या बिंदी बिंदी के संदर्भ में। अब निवेदन कैसे करेंगे, माने लिखेंगे कैसे? निवेदन है कि दिनांक ... को बिंदी बिंदी को मेरी चेकबुक संख्या, उसमें आप बना लीजिए ST अवलिक 107 समाप्त हो गई है या कहीं गुम गई है, मुझे नई चेकबुक की तत्काल आवश्यकता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप नई चेकबुक मेरे पुत्र या मेरे नौकर या मेरी पत्नी को देने की कृपा करें। इस हेतु आपके द्वारा निर्धारित फॉर्म भरकर अपने पुत्र के हाथ भेज रहा हूँ। आशा है हमें आप कृतार्थ करेंगे। अभवदीय, उसमें हस्ताक्षर होगा, पूरा पता होगा और खाता संख्या लिखी जाएगी और दिनांक लिखा जाएगा। इस तरह से अब परीक्षा काल में प्राय आप देखते हैं कि ध्वनि विस्तारक यंत्र बहुत ज़ोरों से चलते रहते हैं और परीक्षार्थी जो है बहुत परेशान होते हैं। तो ध्वनि विस्तारक यंत्र पर नियंत्रण करने का अधिकार संबंधित जिले के जिलाधीश को होता है, कलेक्टर को होता है। कैसे लिखेंगे आप? तो पहले आप लिखिए प्रति जिलाधीश महोदय रायपुर छत्तीसगढ़ या जिलाधीश महोदय रायगढ़ छत्तीसगढ़। विषय: परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। क्या लिखेंगे? परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। अब फिर नीचे लिखिए महोदय। निवेदन है कि आजकल बोर्ड की परीक्षाएं संचालित हैं। हम सब अपनी अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए अध्ययनरत हैं। आजकल शहर में जोर जोर की आवाज़ में लाउड स्पीकर बजते हैं। लाउड स्पीकर मतलब ध्वनि विस्तारक यंत्र जो हैं, जिससे हम लोगों के अध्ययन में व्यवधान पड़ता है। कृपया शहर में परीक्षा अवधि में लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाकर हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करेंगे। हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। अब प्रार्थीगण में अपने साथियों का नाम लिख दीजिए, विद्यालय का नाम लिख दीजिए। तो इस प्रकार से परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने के लिए जिलाधीश को ये प्रार्थना पत्र लिखा जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे पत्रों को मैंने आपको उनका प्रारूप बताया। आप इसी तरह से अनेक पत्र लिख सकते हैं।